Hello student, today I am going to explain you the new chapter Biotechnology, Principle and Processes. Berg is called father of genetic engineering. Arber, Nathans, Smith the Boyer discovered the enzyme restriction endonucleases which able to cut DNA at a specific site. आर्बर, नेथन्स, स्मिथ तथा बोयर ने 1970 में एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था। यह एंजाइम डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पर कट करता है। नेक्स्ट वन, डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बाय विच इम्पोर्टेंट एंड परमानेंट चेंजेस आर क्रिएटेड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायो की वह ब्रांच जिसके अंदर प्लांट और एनिमल्स में बहुत जरूरी तथा परमानेंट स्थायी जो परिवर्तन होते हैं वो किए जाते हैं और इनके द्वारा जो जेनेटिक यूनिट्स होती है जिसको जीन कहते हैं, डीएनए कहते हैं, उनमें मैनिपुलेशन या ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो जीन्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स होता है, उसमें चेंज किए जाते हैं ताकि आपको डिजायरेबल क्वालिटी और क्वांटिटी मिल सके। इस ब्रांच का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। एम्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसके उद्देश्य क्या है। फर्स्ट वन, द मेन एम ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ट्रांसप्लांट टू द डिस्टर्ब्ड चेन बाय जनरल न्यूक्लियोटाइड चेन। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मुख्य जो एम है, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मतलब जो डीएनए होता है जो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, अगर न्यूक्लियोटाइड की प्रॉपर सीक्वेंस ना हो, डिस्टर्ब हो, तो उस डिस्टर्ब न्यूक्लियोटाइड की चेन को जनरल न्यूक्लियोटाइड की चेन से रिप्लेस किया जाता है बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, ताकि जो जेनेटिक मटेरियल है एबनॉर्मल से नॉर्मल हो जाए। सेकेंड, altering the phenotype of an organism according to will by adding, removing or repairing of a part of genetic material is the main aim of genetic engineering. जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप मतलब उनका फिजिकल अपीयरेंस, भारी जो रंग रूप होता है, तो उसको उसमें या तो कुछ एडिंग की जा सकती है, या तो उसमें से कुछ कैरेक्टर निकाले जा सकते हैं, या उसमें रिपेयरिंग की जा सकती है। तो ये सभी चीज़ें संभव है उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस करने से। इट इज आल्सो कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, जीन मैनिपुलेशन इन जीन ट्रांसप्लांटेशन एंड एलजेनी। इसी कारण जेनेटिक इंजीनियरिंग को बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं, जीन थेरेपी भी कहते हैं, जीन मैनिपुलेशन भी कहते हैं, जीन ट्रांसप्लांटेशन भी कहते हैं और एलजेनी भी कहते हैं। नेक्स्ट वन, टू प्रोड्यूस बैक्टीरिया, प्लांट एंड एनिमल विथ डिजायर्ड कैरेक्टर्स। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बैक्टीरिया, प्लांट तथा एनिमल्स में अपनी इच्छा अनुसार कुछ कैरेक्टर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, मैपिंग ऑफ जीन फाउंड इन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, प्लांट एंड एनिमल्स। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल्स के अंदर जो जीन्स हैं उनकी स्पेसिफिक पोजीशन को आप एक मैप के द्वारा शो कर सकते हैं। टू डेवलप डायग्नोस्टिक किट्स ऑफ वेरियस डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं उनको पहचानने के लिए, टेस्ट करने के लिए डायग्नोस्टिक किट फॉर्म की जा सकती है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। टू डेवलप कॉस्ट इफेक्टिव एंड मोर इफेक्टिव वैक्सीन फॉर इन्फेक्शियस डिजीज, ऐसी बीमारियां जो कि इन्फेक्शन के द्वारा फैलती है उनके लिए वैक्सीन फॉर्म की जा सकती है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, और ये जो वैक्सीन होती है सस्ती होती है और प्रभावी होती है। ट्रांसफर ऑफ जीन्स प्रोड्यूसिंग मेडिकली इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इनटू द माइक्रोब्स, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो माइक्रोब्स होते हैं उनके द्वारा ऐसे सब्सटेंस फॉर्म किए जा सकते हैं जिनका मेडिकल्स में या ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। टू डेवलप वेरियस टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड क्रॉप,
इस प्रोसेस के द्वारा बहुत सारे पालतू जीवों तथा फसलों को विकास किया जा सकता है। टू डेवलप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जीएमओ या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को डेवलप किया जा सकता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को डेवलप किया जा सकता है। टू डेवलप द डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस वेराइटी ऑफ क्रॉप, फसलों की ऐसी वैरायटी को डेवलप किया जा सकता है जिनके ऊपर इंसेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, उनके ऊपर डिजीज का कोई इफेक्ट नहीं होता है। टू डेवलप ड्रॉट एंड सैलिनिटी रेजिस्टेंट प्लांट वैरायटी, प्लांट की ऐसी वैरायटी को डेवलप किया जा सकता है जो कि सॉल्टी वाटर के अंदर भी, सॉल्टी सॉइल के अंदर भी ग्रो कर सकती है, और जब सूखा पड़े तो ऐसी कंडीशन में भी वो प्लांट ग्रो कर सके। टू रिप्लेस डिस्टर्ब एंड डेंजरस जीन्स, किसी प्लांट के अंदर, एनिमल्स के अंदर कोई जीन्स डिस्टर्ब है और डेंजरस है, उसको वहां से रिमूव किया जा सकता है। टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स एंड पेरेंटेज यूजिंग द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा आप क्रिमिनल को तथा अपने पेरेंट्स को भी पता लगा सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, इस प्रोसेस के द्वारा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनका ओरिजिन तथा एवोल्यूशन कैसा हुआ है उसको समझ सकते हैं। टू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट, प्लांट के अंदर जिनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की कैपेसिटी नहीं होती है, कम होती है, तो इस मेथड के द्वारा उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की कैपेसिटी को डेवलप किया जा सकता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या आरडीएनए टेक्नोलॉजी, recombinant DNA is the DNA formed by combining DNA from two different organisms, इसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए को मिलाकर एक तीसरा डीएनए बनाया जाता है। जो तीसरा डीएनए बनता है उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड हेट्रोजिनस डीएनए, इसके अलावा इसको हेट्रोजिनस डीएनए कहते हैं। हेट्रोजिनस का मतलब होता है कि दो डीएनए को मिलाकर जो नया डीएनए बनेगा उसमें दोनों डीएनए की प्रॉपर्टी होगी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक जीन्स, इस प्रोसेस के अंदर स्पेसिफिक जीन्स को ट्रांसफर किया जाता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। तो इसके लिए जो जीन्स होते हैं उनको कट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा, और उनको फिर एक प्रॉपर वेक्टर के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। दिस हैज लेड टू वेरीफाइंग वेरी सिग्निफिकेंट अंडरस्टैंडिंग of the structure and function of various genes. Tools of recombinant DNA technology, जब recombinant DNA टेक्नोलॉजी करोगे तो इसमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या होते हैं देखते हैं। फर्स्ट वन फॉरेन डीएनए, सेकेंड एंजाइम एंड थर्ड क्लोनिंग वेक्टर्स। तो सबसे पहले देखेंगे फॉरेन डीएनए, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से आपको मिलेगा उसको फॉरेन डीएनए कहते हैं। द डीएनए सेगमेंट टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म बाय वेक्टर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज फॉरेन डीएनए। ऐसा डीएनए सेगमेंट जो किसी एक ऑर्गेनिज्म से आपको मिलेगा उसको आपको ट्रांसफर करना है वेक्टर मॉलिक्यूल के अंदर, तो उस डीएनए के सेगमेंट को फॉरेन डीएनए कहते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स का होता है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या सीडीएनए, DNA which synthesize on mRNA template with the help of reverse transcriptase enzyme is called cDNA। जब mRNA के ऊपर DNA को सिंथेसाइज किया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से, तो उस DNA को cDNA कॉम्प्लीमेंट्री DNA कहते हैं। This isolated DNA strain synthesized is complementary strain। अब जो mRNA के ऊपर जो नया डीएनए बना है जिसको आपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या cDNA कहा है, ये सिंगल स्ट्रैंड है। सिंगल स्ट्रैंड है तो इसको कन्वर्ट करना है डबल स्ट्रैंड में, तो उसके लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी जिसको कहेंगे डीएनए पॉलीमरेज, जिसके कारण डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से ही जो सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड सिंथेटिक डीएनए या एसडीएनए, it is artificially synthesized in laboratory from free nucleotide
ट्राइफॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज ऑन डीएनए टेम्पलेट और विदाउट टेम्पलेट। जो सिंथेटिक डीएनए है इसको लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है, जो फ्री न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको जोड़कर, तो ये आपस में अटैच होंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। Khorana and his associate produced the first DNA of E. coli. खोराना तथा उसके जो सहयोगी थे उन्होंने 1965 में पहला डीएनए ई कोली का बनाया था। नेक्स्ट वन, रैंडम डीएनए। इट इज द एंटायर डीएनए विथ क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। किसी ऑर्गेनिज्म का पूरा डीएनए जिसके साथ क्या होता है, क्रोमोसोम्स भी होता है, जब इसको छोटे छोटे पीस में डिवाइड किया जाता है, काटा जाता है, किससे काटेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, तो वो जो छोटे छोटे पीस होंगे उसको रैंडम डीएनए कहेंगे। नेक्स्ट वन, एंजाइम्स। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत सारे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहला है लाइजिंग एंजाइम्स। लाइजिंग का मतलब होता है डिसॉल्व करना। एंजाइम विच आर यूज्ड टू ओपन द सेल और डिसॉल्व द सेल वॉल आर कॉल्ड लाइजिंग एंजाइम। ऐसा एंजाइम जो कि सेल्स को डिसॉल्व कर देता है या उसके सेल वॉल को डिसॉल्व कर देता, घोल देता है, उसको लाइजिंग एंजाइम कहते हैं। एग्जाम लाइसोजाइम, एग्जाम्पल जो है वो लाइसोजाइम्स है। ये जो लाइसोजाइम्स होता है ये बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसॉल्व कर देता है। सेकेंड, क्लीवेज एंजाइम। दीज एंजाइम आर यूज्ड टू क्लीवेज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। जो क्लीवेज का एंजाइम होता है ये डीएनए मॉलिक्यूल को काटने के काम आता है। क्लीवेज का मतलब है काटना। और ये जो एंजाइम्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक्सोन्यूक्लियस, this enzyme cut off nucleotide from 5 to 3 end of DNA molecules। जो एक्सोन्यूक्लियस होता है डीएनए में जो 5 एंड और 3 एंड होता है उस तरफ से डीएनए मॉलिक्यूल को कट करता है। सेकेंड है एंडोन्यूक्लियस। दिस एंजाइम कट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एट एनी पॉइंट बट नॉट एट द एंड। ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है डीएनए मॉलिक्यूल को किसी भी पॉइंट से कट कर देता है लेकिन उसके सिरों से कट नहीं करता। पहला वाला एंजाइम या तो 5 एंड से कट करेगा या 3 एंड से कट करेगा, लेकिन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो एंड से कट नहीं करता है बल्कि बीच में किसी भी पॉइंट से डीएनए मॉलिक्यूल को कट करेगा। नेक्स्ट वन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। This enzyme cleave the DNA fragment of chromosomes into smaller DNA fragment। ये जो एंजाइम होता है क्रोमोसोम्स के जो डीएनए फ्रेगमेंट है इसको छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट में तोड़ देता है। bearing one or few genes at a specific point called recognition site। जो डीएनए होता है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक जीन्स होते हैं या स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं, वहीं से इसको कट करता है। तो जो स्पेसिफिक जीन्स होते हैं स्पेसिफिक पॉइंट पे उसको रिकॉग्निशन साइट्स कहते हैं। और जो रिकॉग्निशन साइट्स होती है उसके अंदर पहली एंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। पहली एंड्रोम्स आर बेस पेयर सीक्वेंस दैट रीड द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सच एज वर्ड मैडम। जो पहले एंड्रोम्स होते हैं वो बेस पेयर का सीक्वेंस होता है जिसको आगे से तथा पीछे से सेम पढ़ा जाता है। जैसे मैडम, मैडम को आगे से भी मैडम पढ़ेंगे और पीछे से भी मैडम पढ़ेंगे, मतलब उसी तरह से। तो पॉलीएंड्रोम क्या होंगे, बेस पेयर का एक सीक्वेंस। तो आगे जो होगा सेम एज इट इज पीछे की तरफ होगा। यू कैन सी इन दिस डायग्राम। ऊपर की तरफ देखेंगे आप GAA TTC ये 5 एंड पे, तो आगे G है। अब नीचे वाले में देखेंगे आप कि पीछे की तरफ क्या है, 5 एंड पर GAA TTC,
मतलब आगे तक पीछे दोनों की तरफ से आप कहीं से भी पढ़ोगे तो सेम बेस पेयर का सीक्वेंस होगा। तो जब बेस पेयर का सीक्वेंस आगे तथा पीछे की तरफ सेम होता है तो ऐसी सीक्वेंस को पॉलीएंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। Types of restriction endonuclease enzyme, there are two types. Class 1, these enzyme cannot cut DNA at specific site. ये जो एंजाइम होते हैं डीएनए को किसी स्पेसिफिक साइट से कट नहीं करते हैं, बट कैन आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए, बल्कि ये डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को पहचानते हैं। Hence, these have no importance in the formation of recombinant डीएनए टेक्नोलॉजी। इसी कारण जो क्लास फर्स्ट के एंजाइम होते हैं इनका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता। क्लास सेकेंड, दिस एंजाइम आर एबल टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। ये जो एंजाइम होते हैं डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पर कट कर देते हैं और साथ में डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसी कारण जो क्लास सेकेंड के एंजाइम होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत यूजफुल होते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम वेक्टर डीएनए तथा डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहला जो है वेक्टर डीएनए और दूसरा है डीएनए ऑर्गेनिज्म का एक सेगमेंट। इन दोनों को आपस में क्या करना है, मिक्स करना है। तो जो वेक्टर डीएनए इसको कट करना है, उसी तरह से आप ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए इसको भी कट करना है। तो आप किसकी हेल्प से कट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से कट करेंगे। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, न्यूक्लियो एंजाइम होता है, ये डीएनए के स्पेसिफिक साइट से कट करता है। अब यहाँ पर आप इसमें सीक्वेंस देखेंगे, वेक्टर डीएनए में ऊपर की तरफ जी है और नीचे की तरफ पीछे भी जी है। मतलब ये जो सीक्वेंस बनी है ये कौन सी है, पॉलीएंड्रोमिक सीक्वेंस है। सेम उसी तरह ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है इसमें भी आगे की तरफ जी है और पीछे की तरफ जी है, मतलब ये पॉलीएंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो ये किस तरह से कट करेगा इसको, ये इस तरह से कट करेगा, ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा और ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा। तो ये जो सिरे होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब वेक्टर डीएनए का जो सेगमेंट देखेंगे आप उसके अंदर ऊपर की तरफ जी है, नीचे की तरफ सी है, उसके बाद टी टी ए है, ठीक है। तो थायमिन के साथ हमेशा क्या जुड़ेगा, एडेनिन। थायमिन के साथ हमेशा एडेनिन, और थायमिन के साथ क्या जुड़ेगा, एडेनिन जुड़ेगा यहाँ पे भी, और यहाँ थायमिन के साथ एडेनिन जुड़ेगा। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कौन से, जो सेगमेंट है आपका वेक्टर डीएनए का और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म के डीएनए का है, ये दोनों जो सेगमेंट है वो कैसे हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट होते हैं इनको स्टिकी एंड कहते हैं। स्टिकी एंड का मतलब है कि दोनों जो एंड है वो आपस में जब जॉइंट होंगे तो वो चिपक जाएंगे, और जब ये जॉइंट एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। उसके बाद जो नया डीएनए बनेगा, ये वाला पोर्शन है वेक्टर डीएनए का और ये वाला पोर्शन ऑर्गेनिज्म के डीएनए का। अब यहाँ पर जो दोनों डीएनए आपस में कंबाइन हो गए उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला गया। नेक्स्ट वन, सिंथेसाइजिंग एंजाइम। दिस एंजाइम हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। ये जो एंजाइम्स होते हैं डीएनए के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, डीएनए के निर्माण की प्रक्रिया में मदद करेंगे। एग्जाम्पल है डीएनए पॉलीमरेजेस और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड ऑन डीएनए टेम्पलेट। जो डीएनए टेम्पलेट होती है, डीएनए टेम्पलेट मतलब एक सांचा होता है जिसके ऊपर डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड बनता है। तो किसकी हेल्प से बनेगा ये, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से। whereas the reverse transcriptase enzymes help in the synthesis of complementary strand on RNA template। तो जो डीएनए के ऊपर डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा वो डीएनए पॉलीमरेज से बनेगा, और आरएनए के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से बनेगा। नेक्स्ट वन, लाइगेजेस। These enzymes join or seal to the gap present between the DNA fragment। जैसे कि आप दो डिफरेंट डीएनए को जोड़ रहे हैं और जोड़ने के बाद जो गैप रहती है उस गैप को फिल करेगा डीएनए लाइगेज। जैसे आप दो ईंट को जोड़ते हैं तो उसके बीच में आप रेती का एक पेस्ट डालते हैं,
उसी तरह से यहाँ दो डीएनए मिल रहे हैं तो उसके बीच में जो गैप होगी, उस गैप के बीच में जो फिलर होगा वो डीएनए लाइगेज होगा, जिससे वो दो डीएनए आपस में जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट वन, अल्केलाइन फॉस्फेटेज। दिस एंजाइम एक्ट ऑन द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5 एंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। ये जो एंजाइम होता है डीएनए स्ट्रैंड का जो 5 एंड होता है उसके ऊपर जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं उसके ऊपर एक्ट करता है, काम करता है।